हेलो इंजीनियर्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। हमने पहली वीडियो में चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज को नापने की यूनिट क्या होती है, चार्ज को कैसे नापा जाएगा। यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही लेक्चर से इसी चीज़ की गई थी कि चार्ज किसी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। तो अब हम लोग उस फोर्स को मेजर करेंगे कि उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मेजर कैसे किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मेजर नहीं किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले का यूज किया। मेजर हम लोग डिवाइस से करते हैं, ठीक है। तो यही आपका है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जिस लॉ से दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। तो क्या कहता है ये चार्ज? आपका मान लीजिए दो चार्ज हैं और इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। तो और सपोज करो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, प्लस q, एक q1 है एक q2 है। तो इन दोनों के ऊपर ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। सेम चार्ज है, ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज है। अपोजिट चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, मान लो इसको कहते हैं F12, सॉरी F21। 21 का मतलब 2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, तो ये क्या आ जाएगा F12, 1 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू 2, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, चाहे वो हो चाहे ये हो, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। F21 और F12 क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? ये आपका कूलॉम्स लॉ बताता है, बाय कूलॉम्स लॉ, बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड। अभी हम लोग डायरेक्शन के बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले वाले पार्टिकल के ऊपर चार्ज। Q2 आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले पार्टिकल के ऊपर चार्ज। R क्या है? दोनों चार्ज के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। इस वाले टर्म को देखो, इसमें 1/4π ये पता है आपको, ये एक नई चीज आ रही है एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज होती है? तो देखो, अभी तक हमने जो बात की है वो केवल चार्ज को लेकर बात की है। अभी तक हमने ये बात नहीं की कि ये चार्ज रखा कहाँ गया है। तो जो चार्ज होगा वो कहीं ना कहीं रखा होगा ना। सपोज करो इसके ऊपर चार्ज है तो ये कहाँ है? ये एयर में है। तो ऐसे ही हर चार्ज किसी ना किसी मीडियम में होता है, और वो जो मीडियम होता है वो मीडियम का भी रोल होता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। एक मीडियम में हो सकता है फोर्स कम लग रहा है और दूसरे मीडियम में ज़्यादा लग रहा हो। तो ये जो मीडियम का इम्पैक्ट है फोर्स के ऊपर, मीडियम का मतलब जहाँ ये सिस्टम रखा हुआ है उसका इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो किससे निकलता है? वो एप्सिलॉन नॉट से निकलता है, ठीक है। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। स्पेस बोलो या एयर बोलो, दोनों में सेम होता है। अगर ये किसी मीडियम में रख दिया जाए, मीडियम सपोज वाटर के अंदर रख दे रहे हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रख दे रहे हैं, या और किसी भी मीडियम के अंदर रख दे रहे हैं, प्लास्टिक में रख दे रहे हैं, तो ऐसे किसी मीडियम के अंदर अगर चार्जेस रखे हुए हैं तब वहां पे क्या आएगा? वहां पे एप्सिलॉन नॉट के लिए आएगा एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम में रखे हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ
मीडियम स्पेस में है, एयर में है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में या जहाँ एयर ना हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूले में एप्सिलॉन नोट लगाना है। ठीक है, अगर किसी मीडियम में रखा गया है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा गया है या अन्य किसी मीडियम के अंदर रखा गया है, तो आपको फिर एप्सिलॉन एम लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एम, और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है अभी बताते हैं। पहले इस फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है। क्या है ये, कॉन्टैक्ट लेस फोर्स। क्या है ये, कॉन्टैक्ट लेस फोर्स। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं भी आ रहे हैं तब भी ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जहां कहीं पे भी कॉन्टैक्ट लेस फोर्स होता है वहां पे समझ लीजिए हम लोग बात करते हैं फील्ड की। जैसे ग्रेविटी के केस में हम लोग किसकी बात करते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो ऐसे ही इसके केस में हम लोग किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा है, कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है, बिल्कुल वैसे जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता था। बाकी फोर्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट लगाना पड़ता है। अगर मुझे दीवार पर फोर्स लगाना है तो बिना टच किए मैं नहीं लगा सकता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स, दो सरफेस के बीच में जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में मूव करती हैं तब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। लेकिन ये फोर्सेस कैसे हैं, ये कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है। दूसरा पॉइंट, ये सेंट्रल फोर्स है। कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। कैसे फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल मतलब, ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्स जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी की डायरेक्शन में है। दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग जा रही है फोर्स की लाइन भी। तो इसलिए इसको क्या बोला है, सेंट्रल फोर्स। ये हमेशा सेंटर को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब इस फोर्स की आपको एक और जो है अच्छी बात पता चल गई। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, तो जब भी कभी आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो आप क्या करोगे, जिन दो ऑब्जेक्टों के बीच में फोर्स लग रहा है उनके सेंटर को मिला दो। सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर रिपल्सिव है तो दूर जाता हुआ रहे फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव है तो इस तरफ हो जाएगा। कहानी क्लियर। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कॉन्टैक्ट लेस फोर्स हो गया ये, सेंट्रल फोर्स हो गया ये, और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी होती है एक्शन रिएक्शन। दिस फोर्स फॉलो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मतलब एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो ये इसमें नया क्या है, न्यूटन ने कहा था, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है जब भी आप किसी वस्तु पे बल लगाओगे तो वो वस्तु भी आपको विपरीत दिशा में बल लगाएगी। ये हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, लेकिन हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने कॉन्टैक्ट वाले फोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि जब किसी चीज को टच करके फोर्स लगाते हो तो वो भी आपको उल्टा फोर्स लगाती है। और ये कैसा फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट लेस फोर्स है। इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए अलग से हमको बताना पड़ेगा कि ये न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। मतलब यहाँ पे भी अगर ये इसके ऊपर बल लगाएगा 50 न्यूटन का तो ये भी इसको छोड़ेगा नहीं, ये भी इसके ऊपर 50 न्यूटन का विपरीत डायरेक्शन में बल लगाएगा। तो इसलिए इस फोर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, फोर्स फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको इस फोर्स की याद रखनी है। ये फोर्स जो होता है कॉन्टैक्ट लेस फोर्स होता है, जिसके कारण ये इसके चारों तरफ फील्ड बनता है। दूसरी चीज सेंट्रल फोर्स होता है, जिसके कारण आप इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हो बाय जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। और तीसरा क्या है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। एक्शन रिएक्शन का मतलब कि ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है ये इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। इसका मतलब दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी।
सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको इस फोर्स के बारे में जाननी है। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट लेते हैं जो हमने बात की थी कि ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ स्पेस और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है बात करते हैं। देखिए होता क्या है, अगर किसी भी सिस्टम को आप ये एक सिस्टम है, ये अभी एयर में था, ठीक है। तो इसके बीच में मान लो फोर्स लग रहा है F, ठीक है। उसके बाद इसको किसी मीडियम में रख देते हैं, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया ओके। तो यहाँ पे क्या है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, F को डिवाइड बाय FM, तो F में नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो F का एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया। FM में नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, तो FM का एप्सिलॉन M ये ऊपर आ गया, ठीक है। और इस रेशियो को हमने एक नाम दे दिया K, ठीक है। अभी इस K के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप इतने पार्ट को लोगे एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर K, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन M बराबर K टाइम एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। किसी भी चीज़ में आप 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका मतलब मीडियम, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो हमेशा स्पेस की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है उससे ज़्यादा होती है। क्या होगी, उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, अब जब एप्सिलॉन M बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नीचे आ रहा है, तो जब ये चीज़ बढ़ जाएगी तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ती है तो रेशियो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब अगर इस पूरे सिस्टम को उठा के हम किसी मीडियम में, मान लो मिट्टी के तेल में डाल देते हैं, तो मिट्टी के तेल में दोनों बॉडी के बीच में जो लगने वाला फोर्स हो जाएगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए के को क्या कहते हैं, के को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। के को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। किसके रिलेशन में, स्पेस की परमिटिविटी के रिलेशन में मीडियम की परमिटिविटी, इसलिए के को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब जरा इसको देखो, एफ अपॉन में एफ एम इक्वल्स टू के, तो एफ एम को इधर पहुंचा दो, के को नीचे पहुंचा दो, तो हो जाएगा एफ अपॉन में के बराबर एफ एम। यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता लग रहा है कि मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो किसके बराबर है, जो एयर का फोर्स था डिवाइडेड बाय के, और के क्योंकि एक से बड़ा है तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। तो मीडियम के अंदर जो फोर्स लग रहा होगा वो एयर के फोर्स से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि जो मीडियम होगा, ठीक है, ऐसा मीडियम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ऐसे मीडियम को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है वो वीक हो जाता है। तो के आपका क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के ही आपको बताता है कि कितने टाइम्स फोर्स वीक हो रहा है। कि क्या बताएगा, कितने टाइम्स फोर्स वीक हो रहा है। सपोज मैंने कहा कि एयर में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसे उठा के मिट्टी के तेल में डाल दिया, और मिट्टी के तेल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 2 है, तो वहां पे फोर्स कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 5 न्यूटन, आधा हो जाएगा फोर्स, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक। कहानी क्लियर हो गई। तो अब